अब आप लोग मुझे रिप्लाई करना। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? टाइम ऑफ सप्लाई। पुराने लॉ में जो था ना, जो पहले सर्विस टैक्स वगैरह था, उसमें था पीओटी, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, और उसको यहां पे क्या नाम दिया है? टाइम ऑफ सप्लाई का। टाइम ऑफ सप्लाई या पॉइंट ऑफ टैक्सेशन का मतलब क्या होता है कि सर कब लायबिलिटी टू पे टैक्स अराइज होगा, कब तुम्हारा लायबिलिटी टू पे टैक्स अराइज होगा, ठीक है, कब तुम्हें टैक्स पे करना है, ठीक है। इस चैप्टर के बाद सीधा मैं आपको लेके आऊंगा रिटर्न वाले चैप्टर पे। रिटर्न मतलब कैसे जीएसटी का रिटर्न फाइल करते हैं और टैक्स कौन से डेट को किसको पे करना होता है, ठीक है। पूरी की पूरी हम सगुन पढ़ेंगे बेटा। डिपार्टमेंट ने पूरा एक बारात निकाल रखा है, 1 तारीख से लेके 20 तारीख तक पूरा मुहूर्त निकाल रखा है। 1 तारीख को ये होगा, 2 तारीख को ये होगा, 3 तारीख को ये होगा, 10 को ये होगा, फिर बीच में कुछ दिनों की शांति रहेगी, फिर एक भूचाल आएगा। मैंने इसको पूरा नाम दिया है कि शादी समारोह हो रहा है, ठीक है। पहले हल्दी होती है, फिर मेहंदी होती है, फिर संगीत होता है, फिर सगाई होती है, और अगर सब कुछ बर्बाद गया तो लास्ट में बजाई होती है, मतलब इंटरेस्ट लगाएगा और पेनल्टी लगाएगा। तुम्हें समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो पूरा मैंने इसको शादी का नाम दिया, पढ़ाऊंगा बेटा जिस दिन अपन उसका वाला चैप्टर पढ़ेंगे। आजिए टाइम ऑफ सप्लाई शुरू से शुरू करते हैं बेटा। मुझे बताओ इनवॉइस का सबसे पहला सेक्शन तुमने क्या पढ़ा था? 31(1) किसका? गुड्स का था। चलो जल्दी से बताओ, गुड्स में क्या था? मूवमेंट जरूरी होगा तो क्या करेंगे? उसी दिन इनवॉइस जनरेट करेंगे। चलो अब पूरा डेट के साथ गेम खेलते हैं बेटा। 16 आज 8 है ना, 8 मार्च 2022 को मैंने गुड्स रिमूव किया, तो बताओ इनवॉइस कब जनरेट करूं? 8 मार्च 2022 को इनवॉइस जनरेट करूं। सर मुझे पेमेंट दे दिया कस्टमर ने 7 मार्च 2022 को, तो मुझे बताओ टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो लॉ मेकर ने बोला विच एवर इज अर्लियर, 7 मार्च। लॉजिक भी सिंपल है ना भैया। इनवॉइस से पहले मुझे क्या आ गया? पेमेंट, तो मैं किसका डेट लूंगा? पेमेंट का। यही है तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई। तो फंडा क्या बन गया? इनवॉइस इशूड और पेमेंट रिसीट विच एवर इज अर्लियर। इनवॉइस इशूड और पेमेंट रिसीट विच एवर इज अर्लियर। करेक्ट है? अच्छा ये था किसका बेटा? गुड्स का रिमूवल अगर जरूरी है। अच्छा गुड्स का रिमूवल जरूरी नहीं था तो क्या था? डिलीवरी ऑफ गुड्स पे क्या जनरेट करोगे? इनवॉइस। तो मान लो मेरा डिलीवरी ऑफ गुड्स हुआ 9 मार्च 2022 को, तो इनवॉइस कब जनरेट होगा? 9 मार्च 2022 को। तुमने 10 को इनवॉइस जनरेट किया, हमें कोई लेना देना है क्या? हम तो डेट क्या मानेंगे? 9th। हम डेट क्या मानेंगे? 9th। और इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? पेमेंट रिसीव। पेमेंट आ गया बेटा 6 मार्च को, तो क्या लेंगे? विच एवर इज अर्लियर। तो मुझे बताओ दोनों में फंडा सेम है या नहीं है? इनवॉइस इशूड और पेमेंट रिसीट विच एवर इज अर्लियर। डिलीवरी से पहले पेमेंट तो पेमेंट, मूवेबल से पहले पेमेंट तो पेमेंट। आ रही है बातें समझ में? पक्का याद हो गया? 31(1) याद हो गया? तो देखो 31(1) का फंडा क्या याद रखना है कि अगर हमारा पेमेंट जो है रिमूवल से पहले आ गया तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और डिलीवरी से पहले पेमेंट आ गया अगेन इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। क्लियर है? आ जाओ। 31(2) सर्विस का था ना। अभी हम पहले पूरा गुड्स का कंप्लीट करते हैं, फिर बाद में आएंगे हम सर्विस के ऊपर। बताओ गुड्स के और कौन से सेक्शन थे? 31(3) न्यू रजिस्ट्रेशन था, 31(4) गुड्स का था। क्या था? कंटिन्यूअस सप्लाई। बहुत सिंपल। देखो इसका आंसर मुझे भरोसा आप लोग दोगे। आपके घर का मान लो रामू मिल्क वाला, करेक्ट है, ये आया 31 मार्च 2022 को। आपको क्या इशू करेगा? वो स्टेटमेंट उसने इशू किया। स्टेटमेंट क्या कर दिया? इशू कर दिया। तो इसी दिन क्या जनरेट करेगा? 31 मार्च 2022 को क्या जनरेट करेगा? इनवॉइस। आपने बेटा पेमेंट कर दिया था 25 मार्च 2022 को, तो बताओ क्या लेंगे? विच एवर इज अर्लियर, 25 मार्च। ठीक है, ध्यान से। अगर आपने पेमेंट किया होता 2 अप्रैल 2022 को, तो क्या लेते? 31 मार्च, जिस दिन स्टेटमेंट जनरेट हुआ।
क्योंकि उसी दिन क्या जनरेट हो गया, इनवॉइस। पेमेंट से पहले क्या आ गया, इनवॉइस, तो इनवॉइस वाला डेट, और इनवॉइस से पहले क्या आ गया, पेमेंट, तो पेमेंट वाला डेट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, पक्का 31.4 समझ में आया। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, देखो आपके नोट्स में लिखा हुआ है 31.4, इफ पेमेंट इज रिसीव्ड बिफोर इशू ऑफ स्टेटमेंट, तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इफ पेमेंट इज रिसीव आफ्टर इशू ऑफ स्टेटमेंट, तो इनवॉइस डेट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। हाँ, स्टेटमेंट मतलब डिटेल्स कि आपने क्या सप्लाई किया है, ठीक है। चलो बताओ, और गुड्स के कौन से सेक्शन थे, 31.7 31.7 क्या था, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। जल्दी बताओ, इनवॉइस कब जनरेट करते थे, ओह हाँ, अगर अप्रूव हुआ तो जिस दिन अप्रूव हुआ उस दिन, और नहीं अप्रूव हुआ तो उसी दिन जिस दिन छठा महीना कंप्लीट हो रहा है। चलो एक एग्जांपल से खेलते हैं। 1 जैन 2022 को मैंने आर्टिकल रिमूव किया, तो बताओ 6 मंथ क्या होगा, 30th जून 2022, ये होगा मेरा छठा महीना। मेरा एक्सेप्टेंस आ गया 15th अप्रैल 2022 को, क्या एक्सेप्टेंस 6 महीने के अंदर में आया, यस, तो इनवॉइस कब जनरेट होगा, 15th अप्रैल 2022 को। पेमेंट मिला 17th जून 2022 को, कौन सा लेंगे, विच एवर इज अर्लियर, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। अब ध्यान से, अगर मेरा एक्सेप्टेंस आया 1 जुलाई 2022 को, तो इनवॉइस कब जनरेट होगा, छठा महीना का एंड 30/6/2022 को जनरेट होगा। इस दिन इनवॉइस जनरेट हो गया, तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। नहीं पता लॉ मेकर क्या बोल रहा है, ध्यान से, जिस दिन तुम्हारा छठा महीना कंप्लीट हुआ उसका दूसरा दिन ही तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई है, मतलब 1 जुलाई। अपने वाले एग्जांपल में क्या होगा, 1 जुलाई। आ रही है बातें समझ में या नहीं, पक्का, कोई डाउट, क्लियर हो गया। अभी हमने पढ़ा है इनवॉइस, जितने भी सेक्शन का पढ़ा उन सब का टाइम ऑफ सप्लाई। अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 12, जो किसको डील करता है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स को। सेक्शन नंबर 12 जो किसको डील करता है बेटा, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स को। देखो सेक्शन नंबर 12 के टोटल सबसेक्शन है बेटा 12(2) से शुरू करेंगे और ये 12(6) पे जाके खत्म होगा। देखो 12(6) पे जाके खत्म होगा। और टेक्निकली बेटा एनालाइज करना, आपको शायद सेक्शंस में कुछ तो कमी दिखेगी, ठीक है, टेक्निकली सोचना। 12(2) की बात करते बेटा, 12(2) पता है कब लगेगा, जब FCM होगा। जल्दी बताओ FCM का मतलब क्या था, FCM पूरा फुल फॉर्म बताओ पहले, क्या, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। कौन पे करेगा टैक्स, सप्लायर। RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, कौन टैक्स पे करेगा, परचेजर। कौन से सेक्शन में पढ़ा था हमें, याद आ रहा कुछ। सर ऐसी बातें नहीं करते, सुबह सुबह ऐसी चीज़ आप पूछ रहे हो, ऐसा कौन मजाक करता है बेटा। जब हमने सेक्शन नंबर 9 पढ़ा था, याद आ रहा, सेक्शन नंबर 9 चार्जिंग सेक्शन ऑफ GST, उसे पढ़ाया था FCM और RCM। तो FCM का मतलब क्या होता है, सप्लायर इज लायबल टू पे GST। RCM का मतलब रिसीवर इज लायबल टू पे GST। सिंपल बेटा। 12(2) क्या बोलता है कि अगर सप्लायर को GST पे करना है ना, तो सीधा 2 डेट देखना, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। याद रहेगा, सप्लायर को GST पे करना है तो सिंपल इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। कोई डाउट। 12(3) पे आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। ये डील करता है बेटा RCM को। अच्छा एक बात और याद रखना बेटा, GST का कॉमन और यूनिवर्सल रूल बता रहा हूँ। GST में हमेशा लिखा होता है विद इन 10 डेज, विद इन 5 डेज, विद इन 4 डेज, विद इन 15 डेज। ये विद इन का मतलब पता है, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ आज विद इन 10 डेज, तो तुझे आज का दिन काउंट नहीं करना है, कल से। मैं बोल रहा हूँ 8 तारीख के विद इन 10 डेज,
देखा जाए, अगर देखा जाए 8 भी काउंट करना चाहिए, लेकिन क्या बोल रहा, नहीं 8 को काउंट ना करके अगले दिन से। क्यों? लिमिटेशन एक्ट 1963 क्या बोलता है, जिस दिन कोई भी कॉज ऑफ एक्शन होता है उसको काउंट नहीं करते हैं, उसके नेक्स्ट डे से शुरू करना है। ठीक है, तो एग्जाम में ये गलती बिल्कुल मत करना, एक दिन के वजह से तुम्हारा एक नंबर खराब होगा। समझ में आया? याद क्या रखना है, जिस दिन को बोल रहा है वो दिन छोड़ के अपन को आगे से लेना है 10 डेज जो भी दिन दे रखा है। हाँ चलो 12/3 की बात करते हैं बेटा। 12/3 में ध्यान सुनो, किसको टैक्स पे करना है? रिसीवर को। आरसीएम है। चलो एक एग्जांपल लेते तो आपको समझ में आएगा। मान लो ए ने आर्टिकल सप्लाई किया जे को, ए ने आर्टिकल सप्लाई किया बेटा किसको? जे को। 10,000 की आर्टिकल सप्लाई की। नॉर्मली क्या होता है, सप्लायर जीएसटी वसूल कर लेता है। अब गवर्नमेंट क्या बोला, भैया सप्लायर तू मत वसूल कर, कस्टमर खुद मुझे आके पे करेगा। ठीक है, ऐसा मैं आपको पूरा लिस्ट बताऊंगा कौन कौन से मेथड है जहां पे आरसीएम लगता है, पूरा लिस्ट हम पढ़ेंगे। तो ए ने आर्टिकल सप्लाई किया, ठीक है, 10,000 की आर्टिकल सप्लाई की, 1,000 का टैक्स है, इसको भरना है। लेकिन अगर बताओ इसके पास क्या सबूत है कि भैया इसने आर्टिकल खरीदा है? तो इनवॉइस होना चाहिए ना। तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है, ध्यान सुनो। सप्लायर ने अगर तीन चीजें हो जाती है 30 डेज के अंदर में, 3 चीजें हो जाती है 30 डेज के अंदर में। कहां से 30 डेज काउंट करना है? जिस दिन तुम्हारा सप्लाई कंप्लीट हुआ। सप्लाई कंप्लीट होने के 30 डेज में अगर 3 चीजें हो जाती है तो जो भी अर्लियर होगा ना उसके ऊपर जीएसटी, और उस दिन वही दिन आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। ठीक है, अब देखो लॉ मेकर क्या बोलता है, ये हमारा कंप्लीशन ऑफ सप्लाई, ठीक है, कंप्लीशन ऑफ सप्लाई। अब देखो लॉ मेकर ने क्या बोला है कि सर पहले आपको क्या करना है मुझे बताओ। जनरली सप्लायर या रिसीवर किसी को पेमेंट करता है तो उसकी एंट्री सबसे पहले कहां मारता है? अपने कैश बुक में। ठीक है, तो लॉ मेकर ने देखो क्या लिखा हुआ है, एंट्री इन कैश बुक। ठीक है, अब मुझे बताओ जनरली पेमेंट कैसे जाती है? चेक में जाती है, तो चेक लेके बैंक में जाएगा बंदा, 2 दिन या 3 दिन बाद क्रेडिट होगा, तो फिर लिखा हुआ है क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। इन दोनों का क्या लेना है? अर्लियर। अब ये वाला जो डेटा है ना बेटा अर्लियर वाला, इसको कंपेयर करो डेट ऑफ रिसीव ऑफ गुड्स, डेट ऑफ रिसीव ऑफ गुड्स। अब इन दोनों का अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। क्या बोला? एंट्री इन कैश बुक और अमाउंट क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। और जो अर्लियर डेट आया उसको किससे कंपेयर करो? गुड्स रिसीव विच एवर इज अर्लियर। आपको नहीं लगता हमारे साथ कितना चूहे बिल्ली का गेम खेला है? और नलायक तुम 3 फिगर ही के साथ बोल देते हैं, विच एवर इज अर्लियर। ये नलायकपंती करने की क्या जरूरत थी? पहले अर्लियर, फिर उसको कंपेयर करो रिसीव ऑफ गुड्स से विच एवर इज अर्लियर। आ रही है बातें समझ में? पक्का समझ में आ गया? तो सीधा याद क्या रखना है बेटा? एंट्री इन कैश बुक, अमाउंट क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट और गुड्स रिसीव विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। कब? अगर ये तीनों कांड 30 डेज के अंदर में हो जाए तो। चलो एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। मान लो 1 मार्च 2022 को कंप्लीशन ऑफ सप्लाई हो गया। ठीक है, यहां से 30 डेज क्या आएगा बेटा? 31 मार्च 2022। मान लो 15 मार्च 2022 को इनवॉइस जनरेट हो गया। ठीक है, 15 मार्च 2022 को कैश बुक में एंट्री हो गई। ठीक है, 18 मार्च 2022 को बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया, बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया। ठीक है, और गुड्स रिसीव हुआ 22 मार्च 2022 को, गुड्स रिसीव। तो बताओ टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो ये डेट तो हमारे लिए कोई काम की नहीं है, ये 3 देखना है, विच एवर इज अर्लियर। तो अर्लियर कौन सा हो गया? 15 मार्च। आया समझ में? ट्रांसपोर्टेशन में टाइम लगा। आ रही है बात है समझ में? अच्छा सर, अगर 30 डेज के अंदर में ये तीनों कांड नहीं हुआ या कोई भी एक नहीं हुआ
तो सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, जिस दिन आपका 30वां दिन खत्म हुआ ना उसका नेक्स्ट डे, मतलब अपने वाले एग्जांपल में 1 अप्रैल 2022 इज द टाइम ऑफ सप्लाई। याद रहेगा, 30 डेज के अंदर में हो गया तो विच एवर इज अर्लियर, नहीं हुआ तो जिस दिन 30वां दिन खत्म हुआ उसका नेक्स्ट डे इज द टाइम ऑफ सप्लाई। कोई दिक्कत? चलो अब आ जाओ बेटा 12/4, ये जोरदार है। 12/4 शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और बेटा जब हम आर्टिकल खरीदते उसके साथ हमें दोबारा, उनको चेहरा हमारा बहुत पसंद आया, दोबारा आने के लिए हमें एक लालच देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वाउचर्स देते हैं ना, गिफ्ट वाउचर। ठीक है, अब एक बात बताओ, गिफ्ट वाउचर जब आपको मिलता है तो समटाइम आपको पता होता है कि मुझे क्या मिलने वाला है और समटाइम आपको पता नहीं होता कि मुझे क्या मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो गिफ्ट वाउचर मिला उसके ऊपर आपको पता था कि मुझे मिलने वाला है शूज़ या मोबाइल, पता था ना? तो पता है लॉ मेकर क्या बोल रहा है, जिस दिन वो वाउचर इशू किया गया वही टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर आपको पता नहीं है कि मुझे क्या मिलने वाला है तो जिस दिन आपने वाउचर को रिडीम किया दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। याद रहेगा क्या बोला मैंने? ध्यान से बेटा, तूने क्या खरीदा उससे मुझे मतलब नहीं है, ये बता वाउचर पे क्या मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो इन्फिनिटी मॉल गए, इन्फिनिटी मॉल से बाहर जैसे ही निकलने लगे ना, गेट कीपर ने क्या बोला कि आज हमारे मॉल का 25वीं साल गिरा है इसलिए हम सबको वाउचर बांट रहे हैं। ठीक है, आपको वाउचर मिला, ठीक है, वाउचर पे लिखा हुआ था कि आपको एक हैंडबैग मिला है, पता है ना क्या मिलने वाला है? हैंडबैग ना। तो किस दिन? जिस दिन वाउचर इशू किया गया। वाउचर का इशू डेट था 16 तारीख का और आपको वाउचर मिला था 18 तारीख को, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? 16, जब इशू किया गया था। ठीक है, लेकिन मान लो कभी कभी क्या हुआ, वाउचर मिला और आपने बोला क्या मैं टाइम पास करूँ, आपने अपना वाउचर दो अपने फ्रेंड को दे दिया, फ्रेंड गया रिडीम करवा लिया, तो जिस दिन उसने रिडीम करवाया, जैसे मुझे बताओ पेटीएम से अगर हम कुछ पे करते हैं कैशबैक आता है, एक वाउचर आता है, हमने उसको देखा नहीं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद सीधा सब गए और उसके बाद स्क्रैच किया, तो कब माना जाएगा वो? जिस दिन स्क्रैच किया। आ रही है बातें समझ में? पक्का? तो ये था बेटा 12/4, किसके रिगार्डिंग है? वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर। सिंपल याद क्या रखना है, अगर गुड्स आइडेंटिफेबल है वाउचर वाला तो जिस दिन इशू किया गया, और वाउचर वाला गुड्स अगर आइडेंटिफेबल नहीं है तो जिस दिन मैं वाउचर को रिडीम करवाऊंगा। याद रहेगा? 12/5 ये क्या बोल रहा है, जहां पे ना तो 12/2 लग रहा है, ना तो 3 लग रहा है, ना तो 4 लग रहा है, वहां पे क्या लगेगा? 12/5। और बहुत ही अजीब कहानी लिखा है बेटा इसमें, देखो 2 आपको एरोज बने हुए, पहला क्या लिखा है? When periodical return is mandatory और when periodical return is not mandatory। अगर रिटर्न मैंडेटरी है मतलब तुम ऐसे एसएससी हो जिनको रिटर्न फाइल करना जरूरी है, चाहे क्वार्टरली या मंथली, तो जिस दिन तुम रिटर्न फाइल करो वही तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई है। और अगर रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है तो जिस दिन तुम पेमेंट कर रहे हो दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। आ रही है बातें समझ में? लास्ट बेटा 12/6, कभी कभी क्या होता है कि अपन ने लेट पेमेंट किया तो क्या लग जाएगा? लेट फीस, पेनल्टी, इंटरेस्ट, फाइन लग जाएगा। तो बेटा उस पेनल्टी, इंटरेस्ट और फाइन का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? बोला जिस दिन आपने पे किया, जिस दिन आपने पे किया वही आपका क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई। समझ में आ रहा? देखो जीएसटी है बहुत इजी, जीएसटी है बहुत इजी, बस क्या है डेट्स याद करना बहुत ही डिफिकल्ट है। आपको पता है जब जीएसटी का एक्ट देखोगे ना तो एक्ट तो बेटा 100 पेज में ही खत्म है, 100 या 150 पेज में, लेकिन जब जीएसटी के रूल पढ़ोगे ना तो ज़्यादा नहीं है बेटा, ओनली 15,000 के आसपास पेज होंगे। समझ में आ रहा नहीं? तो अगर मैं एक्ट की बुक की बात करूं तो हमारा एक्ट का बुक तो बस ये है, और मैं रूल्स की बात करूं तो रूल का बुक हमारा ये है। हर एक टाइम, हर एक मिनट और हर एक सेकंड नलायक इसमें क्या लाते रहता है? अमेंडमेंट। हर एक दिन आप यूट्यूब पे जाओ, सबसे पहला ही आपको दिखेगा जीएसटी में ये अमेंडमेंट आया, ठीक है। और ये अमेंडमेंट ही वैसा ही होता है जैसा ये एप्पल मोबाइल वाले करते हैं ना, कैमरा उठा के यहाँ से यहाँ डाला, फिर यहाँ से यहाँ डाला, फिर यहाँ से यहाँ डाला, फिर स्माइली बना दिया, सेम वैसा ही अमेंडमेंट बेटा जीएसटी में आता है, ठीक है। सेम वैसा ही अमेंडमेंट। क्यों? क्योंकि जीएसटी जो तुमने बनाया है ना पूरी भंगार बनाई है। क्यों? उसमें सिर्फ सेक्शंस लिख दिए, भाई पहले पूरी दिमाग लगा ले, उसके बाद पूरी इंप्लीमेंटेशन करके लेके आओ, ठीक है। पूरी वही गेम खेल रहे होते हैं।
अगर मुझे कोई बोलता ना जीएसटी ड्राफ्ट करने को, मैं इतने सेक्शन में नहीं, ओनली 60 सेक्शन से 65 में जीएसटी पूरा समझ होता, लेकिन उन्होंने अननेसेसरी खींचा है बेटा, जीएसटी को बिना मतलब का खींचा है और बच्चों को ऊपर बर्डन डाला है। पढ़ लो बेटा 200 सेक्शंस, ताकि तुम्हें पता चलना चाहिए हाउ द लॉ विल बी मेड। चलिए इतनी बातें समझ में आ गई। तो ये बेटा सेक्शन नंबर 12 हमारा खत्म। चलो सेक्शन नंबर 12 का 2 बताओ क्या था? एफसीएम, 3 आरसीएम, डेट कितना था? 30 दिन, 4 वाउचर वाला, 5 जहां पे 2, 3, 4 नहीं लग रहा, और 6 फाइन और पेनल्टी। ठीक है, अब बेटा 13 तो ऐसे खत्म होगा ना जिसकी कोई लिमिट नहीं है। 13 पे आ जाओ। 13 का 2 डील करता है बेटा एफसीएम को। 13 का 2 किसको डील करता है? एफसीएम को। चलो जल्दी बताओ, बैंकिंग सर्विस में कितने दिन में इनवॉइस जनरेट होना चाहिए? 45। अगर मान लो तुमने इनवॉइस जनरेट कर दिया तो तुम्हारे पास इनवॉइस है, उसको किसके साथ कंपेयर करोगे? पेमेंट विच एवर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। अगर तुमने 30 और 45 डेज में इनवॉइस जनरेट नहीं किया तो क्या तुम्हारे पास इनवॉइस है? नहीं। कुछ एक इवेंट है, हाँ सर, कंप्लीशन ऑफ सर्विस। कंप्लीशन ऑफ सर्विस, उसको किसके साथ कंपेयर करोगे? पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पक्का? कोई डाउट? तो हमने क्या पढ़ लिया? अगर इनवॉइस जनरेट हो गया तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, नहीं जनरेट हुआ तो कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। मजा आ रहा है ना ऐसे पढ़ने में? लेकिन बेटा कभी दिल करे ना, बहुत ज़्यादा दिल, जिस दिन खुश हो और उस दिन रोने का दिल करे, बस जीएसटी के सेक्शन जाके देख लेना एक बार बेयर एक्ट पे। ऐसी रोना आएगा ना जो कभी नहीं रोए होगे। जितना सिंपल मैंने लिख के दिया ना उतना सिंपल बेटा है नहीं ये। आ जाओ 13(3). 12(3) क्या था पहले बताओ? आरसीएम ऑन गुड्स। 13(3) आरसीएम ऑन सर्विस। ठीक है, अच्छा बताओ 12(3) में कितने दिन का टाइम था? 30, यहाँ पे 60 डेज का टाइम है। अच्छा मुझे बताओ 12(3) में इनवॉइस था, सॉरी कैश बुक था, बैंक अकाउंट था और गुड्स रिसीव था। यहाँ पे सर्विस है ना, तो गुड्स रिसीव होगा क्या? तो सिर्फ क्या होगा? कैश बुक और बैंक एंट्री विच एवर इज अर्लियर। बस टाइम कितना है? 60 डेज का। टाइम कितना है बेटा? 6 डेज। ऐसे याद रखो 60 बेटा, 60। 13(3) आप 12(3) पे होंगे। 13(3) क्या याद रखना है बेटा? आरसीएम कंप्लीशन से कितने दिन काउंट करना है? 60 डेज। 60 डेज के अंदर में 2 चीज हो गया। कौन से 2 चीज? कैश बुक में एंट्री और बैंक अकाउंट में क्रेडिट। तो विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। नहीं हुआ तो 61st डे और वहां पे 31st डे। 12(3) में 31st डे, 13(3) में 61st डे। 12(4) क्या था? वाउचर। 12(4) था ना वाउचर, 13(4) ही बेटा वाउचर है। सेम बात है। सर्विस आइडेंटिफेबल है तो जिस दिन वाउचर इशू किया गया, और आइडेंटिफेबल नहीं है तो जिस दिन वाउचर को रिडीम किया गया। तो 12(4) और 13(4) में कोई डिफरेंस नहीं है, बस दोनों एक गुड्स का एक सर्विस का है। अच्छा बताओ 12(5) क्या था? जहां पे ना तो 2 लग रहा है, ना तो 3 लग रहा है, ना तो 4 लग रहा है। तो क्या बताया था? रिटर्न फाइल करना जरूरी है तो जिस दिन रिटर्न फाइल किया, नहीं जरूरी है तो जिस दिन पेमेंट किया इज द टाइम ऑफ सप्लाई। 12(6) क्या था? फाइन, इंटरेस्ट, पेनल्टी। 13(6) भी बेटा वही है, फाइन, इंटरेस्ट और पेनल्टी। जिस दिन आप ये पे करोगे वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। एक रट लो बेटा, 13 अपने आप खत्म होगा। 12 रट लोगे तो 13 खत्म होगा। बस रटने टाइम में बस एक याद रखना है, एक जगह पे 30 डेज है और एक जगह पे 60 डेज है। आ रही है बातें समझ में? चलो अब लास्ट सेक्शन कौन सा बच गया? 14। चलो पहले बताता हूं कि हम 14 पढ़ क्यों रहे हैं। अच्छा उससे पहले बेटा सर्विस में कुछ बातें याद आ रही है? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस होगा तो बताओ डेट फिक्स है तो क्या पढ़ा था हमने? फिक्स डेट को इनवॉइस जनरेट करेंगे तो बताओ टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और डेट फिक्स नहीं है तो पेमेंट तो पेमेंट ही रहेगा मेरा टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर कंप्लीशन ऑफ इवेंट है तो कंप्लीशन ऑफ इवेंट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। समझा? अच्छा 31(6) याद आ रहा? सेसेशन ऑफ सप्लाई। तो उसमें सिंपल, जिस दिन सप्लाई खत्म हुआ दैट इज द टाइम ऑफ सप्लाई।
उसी दिन तो इनवॉइस जनरेट करेंगे और उसी दिन पेमेंट भी होगा, कोई दिक्कत। अब आ जाओ, एडवांस रिसीट बता दिया था 1.5 करोड़ से ज़्यादा होगा तो एडवांस रिसीट इज टैक्सेबल, और 1.5 करोड़ से कम होगा तो एडवांस रिसीट इज नॉट टैक्सेबल। अब आ जाओ बेटा सेक्शन नंबर 14, बहुत जोरदार। पहले 14 पढ़ क्यों है समझो। मान लो बेटा अपना जो चीनू है, ठीक है, चिन्मय जो है बेटा अपना चीनू, चिन्मय के घर में शादी है, ठीक है, मान लेते भाई की शादी है। कब है शादी? तो मान लेते हैं बेटा भैया की शादी है इसी महीने में करवा देते हैं, 31 मार्च 2022 को, ठीक है। इस महीने बेटा शादी है। चीनू जो है ना एक केटरिंग वाले के पास गया। किसके पास गया? केटरिंग वाले के पास। केटरिंग वाला और कोई नहीं था बेटा अपना चॉकलेट बॉय, सॉरी वो छोड़ो, ये था बेटा, कौन है, कौन है? के जे कृष्णा सर, उनका पूरा नाम है बेटा कृष्ण कुमार जलान, ठीक है। तो देखो मान लेते हैं कृष्णा सर बेटा अपने केटरिंग वाले, करेक्ट है। तो चिन्मय गया 1 मार्च 2022 को केटरिंग वाले के पास, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किया। शादी कब है? 31 मार्च को, ठीक है। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट किया ना बेटा उस दिन जीएसटी का रेट चल रहा था 10%, ठीक है। और शादी कब है? थोड़ा और दूर लेके जाते हैं फिर मजा आएगा। 10 अप्रैल 2022 को शादी है। 1 अप्रैल को बेटा बमबारी, निर्मला सीतारमन जी को नींद नहीं आ रही थी, ठीक है, विस्फोट कर दिया। बोला बेटा अब जीएसटी का जो रेट रहेगा वो 18 रहेगा। पहले कितना था, अभी कितना? अब मुझे बताओ, बर्बाद कौन? चीनू बर्बाद। ये क्या बोल रहा है भैया, मेरा रेट कितना था कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम में? 10%, अभी कितना हो गया? 18%। अब बताओ इससे बचा कैसे जाए? अगले साल शादी करके। तो देखो लॉ मेकर क्या बोल रहा है, पता है दिक्कत क्या हो रही है? कौन सा रेट लेना है, इसी वजह से हम क्या पढ़ रहे हैं, सेक्शन नंबर 14। यानी कॉन्ट्रैक्ट के टाइम का रेट अलग था और एग्जीक्यूशन के टाइम पे रेट क्या हो गया बेटा? बढ़ गया, ठीक है। कभी कम होगा, उम्मीद मत करना, उम्मीद बिल्कुल मत करना कि कम हो जाए कुछ भी, ठीक है। बढ़ सकता है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को उल्टी गिनती इन्होंने कभी नहीं पढ़ी। या मैथ्स इनका कमज़ोर था या कैसा भी था, जो भी था, इन्होंने कभी 100 से 1 तक काउंटिंग नहीं सीखा। जो भी सीखा क्या सीखा? 1 से 100 सीखा। हमारे टीचर ने बेकार हमें परेशान किया, 1 से 100 काउंट करवाते थे और फिर नलायक 100 से 1 काउंट करवाते थे, बेकार का। अब आजा बेटा, रेट ध्यान से, कौन सा रेट लेना है सुनो। 3 चीज़ देखना बेटा क्वेश्चन में। कंप्लीशन ऑफ सप्लाई, क्या देखोगे? 3 चीज़ें, कंप्लीशन ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट। बस ये 3 चीज क्वेश्चन में देखना। कितने चीज देखने? 3 चीजें, कंप्लीशन ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट। इन तीनों में से एनी 2 इवेंट, एनी 2, कोई भी 2 बेटा, या तो कंप्लीशन ऑफ सप्लाई या तो डेट ऑफ इनवॉइस या तो डेट ऑफ पेमेंट, तीनों में से कोई भी 2 अगर इस डेट के, चेंज वाले डेट के पहले हो गया तो ओल्ड रेट, बाद में हुआ तो न्यू रेट। तो मुझे बताओ, चिन्मय को बचना है तो फटाफट क्या करेगा? किसान सर को बुलाएगा, इनवॉइस भी इससे पहले जनरेट कर देगा और पेमेंट भी इससे पहले दे देगा। तो टैक्स रेट कितना? और कुछ भी इधर किया तो टैक्स रेट कितना? 18%। आ रही है बातें समझ में? चलो इसी को बेटा मैंने एक पूरे डायग्राम में बनाया है। देखो एक एक लाइन पढ़ेंगे हम। सबसे पहला देखो क्या लिखा हुआ है, गुड्स रिमूव बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। यहां पे देखो, इससे पहले गुड्स रिमूव हो चुकी है। आगे क्या लिखा हुआ है? इनवॉइस एंड पेमेंट बोथ आफ्टर। मुझे बताओ 2 इवेंट बाद में हो रहा तो कौन सा रेट लेंगे? न्यू रेट। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? इनवॉइस और पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। समझा? ध्यान से। दूसरा देखो, गुड्स रिमूव अगेन इस डेट के बाद, लेकिन इनवॉइस बना इससे पहले, इनवॉइस इससे पहले और पेमेंट इसके बाद, तो 2 इवेंट पहले हो गया ना। 2 इवेंट पहले हो गया तो कौन सा रेट लगेगा? ओल्ड रेट। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। ठीक है। अच्छा अगेन देखो, गुड्स रिमूव इस डेट के बाद, गुड्स रिमूव इस डेट के, सॉरी इस डेट से पहले, गुड्स रिमूव इस डेट से पहले, पेमेंट इससे पहले और इनवॉइस बाद में।
ओल्ड रेट, लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, पेमेंट वाला। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, पक्का? चलो अब फोर्थ पॉइंट में बेटा गलती ढूंढ के दिखानी है। अभी तक किसी बैच ने गलती नहीं ढूंढ के दिखाया, आप दिखा दो गलती, चैलेंज है। ध्यान से यहां देखो, इधर गुड्स सप्लाइड आफ्टर, गुड्स सप्लाइड आफ्टर, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, इनवॉइस और पेमेंट बिफोर, इनवॉइस और पेमेंट बिफोर। कौन सा रेट, कौन सा रेट, गुड्स सप्लाइड आफ्टर, इस डेट के बाद, और पेमेंट और इनवॉइस दोनों पहले, तो कौन सा रेट लगेगा, ओल्ड रेट, पक्का? अच्छा पहले बताओ टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, इनवॉइस और पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर, दोनों किससे पहले हो गए, इससे पहले, तो रेट कौन सा होना चाहिए, ओल्ड रेट, है ना? मैंने वहां क्या लिखा है, चेक सही करो, क्या स्कॉलर है ना, हाँ ओल्ड रेट, क्या, यस, चेक करने के लिए, नीचे भी गलत दिखा, फिर नहीं नीचे सही है। आ जाओ ध्यान से देखो, गुड सप्लाई, ठीक है, गलत है तो ढूंढो, गुड सप्लाइड आफ्टर, गुड सप्लाइड आफ्टर, पेमेंट रिसीव हुआ पहले, इनवॉइस, सॉरी पेमेंट आफ्टर इनवॉइस पहले, गुड्स आफ्टर, पेमेंट पहले और इनवॉइस बाद में, तो दो इवेंट कब हो गए, बाद में, तो कौन सा रेट लगेगा, न्यू रेट। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, सिंपल सी बात है भाई, पेमेंट कब हुआ है, पहले बाद में हुआ है, लेकिन आपने पेमेंट तो नए वाले रेट में किया ना, दो इवेंट तो बाद में हो गया ना, समझा? अब आ जाओ थर्ड वाला, गुड सप्लाइड आफ्टर, इनवॉइस आफ्टर, पेमेंट पहले, तो क्या लेंगे, न्यू रेट। अगेन दो इवेंट क्या हुआ बाद में। ये क्रक्स मैंने बताया बेटा एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, बस तीन में से दो चीज बाद में, तो और पहले तो खत्म। यही आपका बेटा टाइम ऑफ सप्लाई। तो दो चैप्टर बेटा अपन ने जीएसटी में कंप्लीट कर दिए आज। कौन कौन से, इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और टाइम ऑफ सप्लाई। इनवॉइस के कितने सेक्शन, ओनली वन, सेक्शन नंबर 31, और इसके टाइम ऑफ सप्लाई के दो या तीन, 12 गुड्स का, 13 सर्विस का और 14 दोनों के लिए रेट ऑफ चेंज। याद हो गया? और इससे पहले हमने कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया था, बेसिक ऑफ जीएसटी हमारा कंप्लीट। 2-3 चैप्टर बेटा हमारे कंप्लीट हो गए जीएसटी में। इसके बाद अगला चैप्टर पढ़ेंगे पहले रिटर्न, रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, फिर वैल्यू।